श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके जो बॉटनी का फर्स्ट पेपर है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के विषय में बात कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने आपके 2 यूनिट कवर कर लिए हैं, जिनके अंदर आप लोगों को काफ़ी सारे टॉपिक देखने को मिले हैं। सेल ऑर्गन, उनकी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, क्रोमोजोम, उनकी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, क्रोमोजोमल एविरेशन वगैरह क्या होता है वो आप लोगों ने देखा है। और इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम की भी बातें की थी, सीपी जीनोम के रूप में या एमटी जीनोम के रूप में। तो ये सारे जो टॉपिक थे वो आप लोग जिक्र कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके सिलेबस के अंदर, बॉटनी के सिलेबस में जो आपको 3rd यूनिट आप लोगों को देखने को मिलती है जेनेटिक्स के रिगार्डिंग, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जेनेटिक्स की हम बात करें तो आप लोग देखेंगे कि इस जेनेटिक्स के पोर्शन के अंदर आप लोगों को मेंडल की जो डिस्कवरी है, उसकी रीडिस्कवरी है, उससे रिगार्डिंग मेंडल के नियमों के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई कौन कौन सा नियम जो है वो प्रतिपादित किया गया है, और उनके जो एक्सेप्शंस है उनके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है या मल्टीपल जीन का जो इनहेरिटेंस है, उनसे रिलेटेड मैटर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की। आप कहते हैं जेनेटिक्स मीन्स आनुवंशिकी। आपके पेपर का भी नाम है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग। तो 2 यूनिट तक आपका सेल बायोलॉजी से रिलेटेड मैटर जो था वो आप लोगों का पूरा हो चुका है। उसके अंदर कुछ जेनेटिक्स का भी पोर्शन था जिसके अंदर आप लोगों ने क्रोमोजोम्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो सारी बातें आप लोगों ने देखी है। इस जेनेटिक्स के पोर्शन में आप लोगों को जीन के अलावा मेंडल के नियम और कोई करेक्टर जो है उसकी वंशागति किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलती है, क्या कुछ लक्षण आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उससे रिलेटेड मैटर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम बात करने जा रहे हैं जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर है कि इनके अंदर हमें रिप्रोडक्शन की क्रियाएं जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। और रिप्रोडक्शन की क्रिया के अंदर आप लोग देखते हैं कि 2 गैमेट का फ्यूजन होता है, और उस गैमेट फ्यूजन के द्वारा जो प्रोजेनी बनती है, इस प्रोजेनी के अंदर उनके पेरेंट के जो करेक्टर्स होते हैं वो गैमेट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं कि जो पेरेंट के आनुवंशिक जो लक्षण थे वो युग्मकों के द्वारा आपकी डॉटर जो जनरेशन है वहाँ तक पहुँच रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं। इन लक्षणों को हम लोग क्या कह रहे हैं? वंशागतिक लक्षण, हेरिडिटी करेक्टर के रूप में आप लोग इन लक्षणों को डिफाइन करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जब हमने बात की थी सेल डिवीजन के टॉपिक के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा था, माइटोसिस मियोसिस की बात की थी, तो आपने वहाँ पर देखा है कि भाई जो सोमेटिक सेल्स के अंदर जो विभाजन आप लोगों को देखने को मिल रहा था, मियोसिस टाइप का विभाजन आप लोगों ने पढ़ा है, जनरेटिव सेल्स के अंदर। इस विभाजन में आप लोगों ने देखा था कि इस विभाजन के परिणाम स्वरूप जो प्रोजेनिया बनेगी उनके अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या है वो निश्चित बनी हुई आप लोगों को देखने को मिलती है। किसी भी प्रकार का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है। या हम ये कहें कि इनके अंदर आपके जो पेरेंटल जनरेशन है वहाँ से करेक्टर जो है वो डॉटर जनरेशन तक पहुँच रहे हैं और अपने प्रभावों को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। तो जेनेटिक्स के अंदर आप लोग देखेंगे कि ये साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप लोगों को जो हेरिडिटी करेक्टर है उनका ट्रांसमिशन और उनके अंदर क्या कुछ वेरिएशंस आप लोगों को देखने को मिल रही है
उन सब का हम संयुक्त रूप से स्टडी जो है वो इस ब्रांच के अंदर करते हैं। अब ट्रांसमिशन तो आपने देख लिया कि भाई युग्मकों के फ्यूजन से युग्मकों का निर्माण हुआ, उनके अंदर जो आपके करेक्टर्स जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा था कि ये XX पैटर्न और ये XY पैटर्न। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि इनके अंदर जब हमें फ्यूजन देखने को मिलता है तो उसके परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार की प्रोजेनी का जो निर्माण हो रहा है तो उसके अंदर आप लोगों को क्रोमोसोम्स का सेपरेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। साथ ही आप लोगों ने ये भी जाना था कि मियोसिस की हमने बात की थी, तो उसके अंदर आप लोगों को एक घटना देखने को मिल रही थी जिसे आप लोग क्रॉसिंग ओवर के नाम से या जीन विनिमय के नाम से आप लोग डिफाइन कर रहे थे। और इसमें आपने कहा है कि यहाँ पर क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीनों का आदान प्रदान होता है और इन जीनों के आदान प्रदान के परिणाम स्वरूप आप लोग देखते हैं कि वेरिएशंस, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और ये विभिन्नताएं जो हैं इवोल्यूशन के लिए हेल्पफुल होती है। तो जेनेटिक्स के अंदर भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि आनुवंशिक लक्षण या जो वंशागतिक लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट हो रहे हैं, उनके कारण क्या कुछ विभिन्नताएं हमें दृष्टिगोचर हो रही है, उन सब का हम जिस ब्रांच के अंदर, साइंस की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे उस ब्रांच को हम संयुक्त रूप से किस रूप में डिफाइन करेंगे, जेनेटिक्स के रूप में डिफाइन करेंगे। तो एक तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जेनेटिक्स जो है वो आप लोगों को किस रूप में देखने को मिलेगी, क्या परिभाषा होगी। अब इस जेनेटिक्स से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उनकी हम बात करते हैं। डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक तो होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पितामह किसे कहा जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, आप सभी लोग जानते हैं किसे कहते हैं, G.J. मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इन्हें आप लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। फिर यही क्वेश्चन आपको इस रूप में भी पूछा जाता है, फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक्स, जो भारतीय जेनेटिक्स या आनुवंशिकी की है इसके पितामह कौन है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कौन है भाई, बेटसन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर इनका योगदान आप लोगों को देखने को मिलेगा। यही क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा B.P. पाल जो है इनका योगदान यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के पितामह के रूप में किसे जाना जा रहा है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा T.H. मॉर्गन। ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखने हैं जेनेटिक्स के अंदर। सबसे पहले तो आप लोगों ने बात की है कि जेनेटिक्स जो है किसे कह रहे हैं, इसकी क्या परिभाषा आप लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरा हम लोग कह रहे हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में G.J. मेंडल, फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक्स के रूप में बेटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में B.P. पाल और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के रूप में T.H. मॉर्गन जो है इनके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम बात करें कि इस जेनेटिक्स के अंदर, आनुवंशिकी के अंदर आप लोगों को मेंडल का क्या योगदान देखने को मिलेगा और मेंडल के द्वारा क्या कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, किन करेक्टर्स पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और उनके परिणाम जो है वो किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिले हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले
मेंडल के बारे में। आप लोग देखेंगे कि मेंडल का जो जन्म आप लोगों को देखने को मिलता है ऑस्ट्रिया प्रांत जो है उसके अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर एक हेंजेनड्राफ प्रांत है जिसके अंदर सिलिसिया ग्राम जो है, इस ग्राम के अंदर आप लोगों को मेंडल का जन्म जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, जन्म स्थल के रूप में आप लोगों का देखने को मिलेगा। दूसरी बात, मेंडल ने अपनी एजुकेशन पूरी करने के पश्चात एक एरिया है ब्रून, इसके अंदर पादरी की उपाधि प्राप्त की है। ग्रेगर शब्द जो है वो यहीं से इनके नाम के साथ में जुड़ा है। फिर आप लोग देखेंगे कि इसके बाद में इन्होंने क्या काम किया है, मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया है। मटर का पौधा है पाइसम सेटाइवम जिसे आप लोग कह रहे हैं, उसके अंदर इसका आप लोगों को जिक्र देखने को मिलेगा। मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और क्योंकि मेंडल जो थे इनको स्टैटिक्स के बारे में भी नॉलेज था, गणित की जो सांख्यिकी जो है इनके बारे में भी इनको थोड़ा नॉलेज था, तो इस आधार पर इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है मटर के पौधे पर, तो उन डाटाओं का क्या किया, स्टैटिक्स के आधार पर उनकी एनालिसिस की और इनको रिजल्ट जो है वो प्राप्त हुआ। लेकिन आप लोग देखेंगे कि जब मेंडल के द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई थी तो इस रिपोर्ट को जो है वो मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई। क्यों कि उस टाइम पर जो है इवोल्यूशन के रिगार्डिंग रिसर्चेज चल रही थी। चार्ल्स डार्विन वगैरह जो है इनके अंदर आप लोगों को इनको देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पर सारे के सारे साइंटिस्ट जो है वो इवोल्यूशन से संबंधित कुछ प्रमाणों की खोज करने में लगे हुए थे। तो उस कारण से जो मेंडल के द्वारा जो भी रिजल्ट दिए गए वो उस टाइम पर जो है जेनेटिक्स के बारे में किसी को जो है उनके बारे में नॉलेज जो है वो पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद में कुछ और साइंटिस्ट जो है, कार्ल कोरेंस है, इर्विक टी शेरमार्क जो है वो आए और इन्होंने क्या काम किया कि जो मेंडल के जो नियम है, इन्होंने जो प्रैक्टिकल वर्क किया था, इस प्रैक्टिकल वर्क को फिर से दोहराया, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। और इन्होंने देखा कि ये जो डेटा दिए गए हैं ये पर्याप्त डेटा है जो कि हमें हेरिडिटी कैरेक्टर के एनालिसिस को पूरी तरह से समझाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मेंडल का जन्म जो है वो कहाँ हो रहा है, ऑस्ट्रिया के अंदर हेंजेनड्राफ प्रांत है उसके सिलिसिया ग्राम के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। फिर ब्रून के अंदर इन्हें ग्रेगर की उपाधि दी गई है और ब्रून के अंदर ही इन्होंने पाइसम सेटाइवम मटर के पौधे पर प्रयोग कर कर एक रिसर्च पेपर तैयार किया और ये रिसर्च पेपर ब्रून की एक नेचुरल सोसाइटी के द्वारा एक वार्षिक पत्रिका प्रकाशित होती है। इस वार्षिक पत्रिका के अंदर जो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन शीर्षक के रूप में इनका जो प्रैक्टिकल वर्क था वो सारा का सारा प्रकाशित हुआ। अब जब मेंडल ने ये सारा का सारा प्रैक्टिकल वर्क किया है तो आप लोग देखेंगे कि इस प्रैक्टिकल वर्क के अंदर इन्हें सफलता क्यों प्राप्त हुई है। और दूसरी बात, मेंडल से पहले भी कुछ साइंटिस्ट जो है वो इस आनुवंशिकी के नियमों के बारे में खोज कर रहे थे, लेकिन उनको क्या है कि इस प्रकार का जो है सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। सफलता प्राप्त न होने का कारण ये माना जाता है क्योंकि मेंडल ने जो पौधा लिया है ये एक प्रकार का एनुअल प्लांट है, यानी कि 1 वर्षीय पादप के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलता है। 1 वर्षीय पादप है, इसका मतलब इसका जीवन चक्र जो है वो सीमित टाइमिंग में पूरा हो जाता है। और दूसरी बात कि इसका लाइफ साइकिल 1 वर्ष में ही पूरा हो रहा है,
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इनकी जो पीढ़ी है उनको जर्मिनेट कर सकते हैं, उनके अंदर जो रिजल्ट आएंगे उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि इस मेंडल से पहले जिन साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट दोहराया, उन्होंने क्या किया कि बहुवर्षीय पादपों का चुनाव कर दिया, तो जिनके कारण से उनके रिजल्ट जो है वो पूरी तरह से दृष्टिगोचर जो है नहीं हो पाए। दूसरी बात, मेंडल ने जो प्लांट लिया है, आप लोग देखेंगे कि इसके फ्लावर जो है वो थोड़े से बड़े फ्लावर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और इनके अंदर मोस्टली आप लोगों को सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। हालांकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया जा सकता है, लेकिन नेचुरली रूप से आप लोग देखेंगे कि इनके अंदर हमें मोस्टली सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब आप लोगों को पता है कि भाई प्लांट के अंदर आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। एक तो है आपका एंड्रोसियम पार्ट होता है, और एक होता है गाइनोसियम पार्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब ये गाइनोसियम पार्ट किस रूप में होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आप कहते हैं कि दूसरा हमें किस रूप में देखने को मिलता है? एंड्रोसियम के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, और इनके अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है, स्टिग्मा से स्टाइल को भेदते हुए ओवरी के अंदर पहुंचता है, और फिर यहाँ पर एग सेल के साथ में फ्यूज्ड होकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया को पूरा करता है। तो प्लांट के अंदर ये सारा काम हो रहा है कि इसी प्लांट के जो मेल गैमेट है वो इसी प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं, तो ये आपको सेल्फ फर्टिलाइजेशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जबकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन में आप लोग क्या देखते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन्स है यहाँ से निकलकर किसी दूसरी प्रजाति के ऊपर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को भेदते हुए वहाँ पर ओवरी के साथ जो एग सेल्स वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है उनके साथ में फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं। तो ऐसा अगर आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है तो उसे आप लोग क्या कह रहे हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन के रूप में आप लोगों को वो देखने को मिलता है। तो आपने कहा कि मेंडल ने जो प्लांट लिया है वो कैसा है कि इनके अंदर मोस्टली सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। जबकि इनसे पहले जिन लोगों ने डिस्कवरी की थी उन्होंने क्या काम किया कि जो ऐसे प्लांट को ले लिया जिनके अंदर हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है इसका मतलब ऑफिशियली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहाँ पर हमें जो करेक्टर को हम रीड कर रहे हैं उनकी प्योरिटी जो है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है, तो उसके कारण से भी उन लोगों को जो सफलता है वो प्राप्त नहीं हुई। दूसरी बात, आप लोग देखेंगे कि ये जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया की जाती है इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए कुछ क्रियाएं की जाती है, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि हमें देखने को मिलेगा इमस्कुलेशन, जिसे आप लोग कहते हैं विम्पुशन, या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेगिंग या टैगिंग। अब ये क्या चीज होती है? तो आप कहेंगे कि भाई प्लांट के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन न हो, उसको रोके हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन को, और उसकी जगह क्या करवाएं हम? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएं, और देखें कि इन फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप हमें क्या परिणाम जो है वो दृष्टिगोचर होते हैं। तो इस क्रिया के लिए क्या किया जा रहा है? इमस्कुलेशन या बेगिंग या टैगिंग टेक्निक जो है वो अपनाई जा रही है। अब इमस्कुलेशन या विम्पुशन हम कहेंगे किसे? तो आपको पता है कि जब फ्लावर का डेवलपमेंट होता है तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मोस्टली साथ में ही जो है बनकर तैयार होते हैं, उनका जो इवोल्यूशन है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। हालांकि कुछ ऐसे फ्लावर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसका टाइमिंग पीरियड, मैच्योरेशन पीरियड अलग देखने को मिलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उनका मैच्योरेशन पीरियड अलग देखने को मिलता है, और ये मोस्टली आप लोगों को स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर के रूप में भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन जब एंड्रोसियम और गाइनोसियम का निर्माण एक साथ हो रहा है, एक साथ बन रहे हैं, तो आप लोगों को ऑफिशियली देखने को मिलेगा कि इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा।
हमने क्या कर दिया कि जब हमारा फ्लोवर के अंदर स्टिग्मा वगैरह या गाइनोसियम जो है वो विकसित हो रहा है, उसी टाइम पर आपने स्टेमन को कट कर दिया, काट दिया, तो इनको हटाने की जो प्रोसेस है वो आपकी किस नाम से जा रही है? इमस्कुलेशन के नाम से जानी जा रही है। कि भाई गाइनोसियम जब मैच्योर हुआ तो आपने एंड्रोसियम पार्ट को कट कर दिया। अब एंड्रोसियम पार्ट को कट कर दिया, इसका मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसी टेक्निक को आप लोग क्या कह रहे हैं? इमस्कुलेशन, जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करती है। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके कारण हमें क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं वो सारा का सारा हम रीड करेंगे। दूसरा आप कह रहे हैं कि हमें बेगिंग और टैगिंग टेक्निक जो है वो भी हमें देखने को मिल रही है। ये भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के ही जो है एक्सपेरिमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कि भाई पौधे के अंदर आपका, जब आप लोग उसके अंदर किसी प्रकार का क्रॉस पोलिनेशन करवा दिया आप लोगों ने, उसके बाद में इसके ऊपर किसी प्रकार का और कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो, तो उस कंडीशन में आपने क्या कर दिया? इसको एक पॉलीथीन से कवर कर दिया। तो पॉलीथीन से कवर करने की जो टेक्निक है उसको आप लोग क्या कह रहे हैं? बेगिंग के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। और आपने किस टाइम पर इसके अंदर फर्टिलाइजेशन करवाया है और उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, कौन सा प्लांट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है और किसके द्वारा ये फर्टिलाइजेशन करवाया गया है, इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों की दर्शाई जाती है वो सारी की सारी आपको किस रूप में देखने को मिलेगी? टैगिंग के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? एक टैग लगा दिया जाता है और इस टैग के अंदर फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड सूचनाएं जो हैं वो दर्शाई जाती है। तो ये सारा का सारा आपको टैगिंग के अंदर देखने को मिलता है। तो इमस्कुलेशन क्या होता है, बेगिंग क्या होता है, टैगिंग क्या होता है, ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि मेंडल ने जो मटर के पौधे पर मीठी मटर पाइसम सेटाइवम के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रही है, उसके अंदर जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है, उनके एक्सपेरिमेंट का सफल होना ये किन बातों पर निर्भर कर रहा था? कि भाई ये एनुअल प्लांट है, फ्लावर बड़े हैं, इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करवाया होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हम आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। इनका लाइफ साइकिल जो है वो आपने कहा कि छोटा होने के कारण हमारे सामने जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीढ़ियाँ जो है वो सीमित समय के अंदर जो है वो तैयार हो जाती है। उनके रिजल्ट जो है वो आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और एरिया जो है वो कम एरिया कवर करते हैं। इसके कारण से अत्यधिक संख्या के अंदर हमें प्लांटलेट का जो जर्मिनेशन है वो सारा का सारा हम देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे कुछ कारण हैं जो कि मेंडल के जो निष्कर्ष आप लोगों को प्राप्त होते हैं उनके सफलता तक पहुंचने के जो है प्रतीक के रूप में आप लोगों के जाने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने जाना है जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स के अंदर मेंडल का जो काम किया गया है उससे रिलेटेड जो छोटे जो पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं उनके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया है। आगे के वीडियो के अंदर हम जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे कि भाई इसके अंदर किस किस प्रकार की टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है और उनका क्या मतलब होता है। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि जेनेटिक्स के अंदर कौन कौन से नियम जो है वो प्रतिपादित किए गए हैं, उनके एक्सेप्शंस क्या है और किस प्रकार से किसी इनहेरिटेंस को शो किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।